हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम जावा में हुए जंगलों के क्या बदलाव हुए थे ये सब देखेंगे। तो इससे पहले जो भारत में बदलाव हुए और किस प्रकार से जो विद्रोह होते हैं इन सबको हमने देखा था। तो बस्तर ज़िले का देखा था किस प्रकार से वहाँ पे लोगों ने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। युद्ध वगैरह जो है छोटी मोटे विद्रोह जो है वो हुए थे। तो जावा में देखते हैं कि जंगलों में क्या बदलाव हुआ था। तो जावा को आज इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन एक ज़माने में यह क्षेत्र अधिकांशतः वनाच्छादित था। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेशवाद था और जैसा कि हम देखेंगे कि भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कोई समानताएं थी। इंडोनेशिया में जावा ही वह क्षेत्र था जहां डचों ने वन प्रबंधक की शुरुआत की थी। अंग्रेज़ों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। सन 1600 में जावा की अनुमति आबादी 34 लाख थी। हालांकि उपज जो है मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय रहा करते थे। तो जावा के लकड़हारों के बारे में देखते हैं। जावा में कलंग कालंग समुदाय कलंग समुदाय के लोग जो है कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। उनका महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माता राम रियासत बांटी तो यहाँ के 6000 कंगाल परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बांट दिया गया। उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया तब उन्होंने भी कोशिश की कि कालंग उनके लिए काम करें। 1770 में कलंगों ने एक डच किले पर हमला करके उसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। डच वैज्ञानिक वानिकी की देखते हैं तो 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल पर पहुंचकर बंदिशें थोप दी। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर जो है अब यहाँ पर डचों का प्रभुत्व ज़्यादा था तो इनको क्या थी, लकड़ी की आवश्यकता थी। तो लकड़ी की आवश्यकता, अब लकड़ी तो जो वहाँ पर रह रहे थे उन्हीं के लोगों की थी। तो उन्होंने क्या किया, सरकार से एक कानून बना दिया जिसके तहत अब ये भी लकड़ी ले सकते हैं और जिनका जो पहले से यहाँ से लकड़ी जंगलों से ले रहे थे अब उनको ये लोग हटा देंगे। तो ये यहाँ पे चीज़ें हैं जो हो रही थी। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी और वह भी कड़ी निगरानी में। ग्रामीणों को मवेशी चराने बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। भारत की ही तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइनों के निर्माण ने वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा की। 1882 में अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। जाहिर है कि पेड़ काटने, लट्ठों को ढोने और स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की जमीनों पर लगान लगा दिया और बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसें उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे। इस व्यवस्था को ब्लैंड डॉग डी एन स्टेन के नाम से जाना गया। तो इस व्यवस्था को, या ये व्यवस्था क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। बाद में वन ग्रामवासियों को लगान माफ़ी के बजाय थोड़ा बहुत मेहनताना तो दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के लिए अधिकार सीमित कर दिया गया। सामिन की चुनौती देखते हैं। सन 1890 के
आसपास सागौन के जंगल में स्थित रंदुलातुंग गांव के निवासी सोरोन्तिको सामिन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवार खड़ा प्रारंभ कर दिया। उसका तर्क था कि चूंकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसलिए उन पर अधिकार नहीं हो सकता। जल्दी ही एक व्यापार यहाँ पर आंदोलन खड़ा होता नजर आता है। किसके द्वारा? सुरंतिको। इन आंदोलन को संगठित करने वालों को सामिन का दामाद भी सक्रिय था और 1907 तक 3000 परिवार इनके विचारों को मानने लगे थे। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ साम्यवादियों ने अपने जमीन पर लेटकर इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान और जुर्माना भरने या बेगार करने से इनकार कर दिया। तो ये थी सामिन की चुनौती। आगे देखते हैं। सोर्स दिया है यहाँ पर एक प्राइमरी सोर्स, तो इसको देखते हैं। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर डार्क वान हेजेनट्रप ने उपनिवेशकालीन जावा में कहा था, बटाविया के लोगों, चौंक पड़ो, आश्चर्य से सुनो, मुझे जो बताना है तुम्हारे बेड़े नष्ट हो चुके हैं, हमारा व्यापार मुरझा चुका है, हमारा नौकायन नष्ट होने वाला है। उत्तरी ताकतों से हम बेपनाह दौलत देकर जहाज़ों को बनाने के लिए लकड़ी और दूसरी सामग्री खरीदते हैं। जब जावा में हम सामरिक या व्यापारिक संगठित दलों को, जिनकी जड़ें इस धरती में धसी हैं, छोड़ते हैं। हाँ, जावा के जंगलों में एक सम्मानजनक नौसेना के निर्माण को बहुत ही कम समय में संभव करने के लिए पर्याप्त लकड़ी, साथ ही जितनी ज़रूरत हो उतने व्यापारिक जहाज़ों को बनाने के लिए भी उनके बावजूद जावा के जंगल इतनी ही तेज़ी से उगते थे जितनी तेज़ी से उन्हें काटा जाता था। उचित प्रबंध और अच्छी देख रेख के साथ ये सोर्स कभी भी खत्म नहीं होंगे। आगे देखते हैं। तो ये है यहाँ पर जावा, ये है जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, ये सारे के सारे मैप में दे रखे हैं। तो यहाँ पर क्या था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर अधिकार था। आगे देखते हैं। युद्ध और वन विनाश। तो पहले युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर भी असर पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्यकर्ताओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेज़ों की जंगी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई, जिससे तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ ना लग सके। तो यहाँ पर सागौने के लट्ठों को जला देते हैं ताकि जापानी जो है ना ले जा पाए। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मित दोहन किया। बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। जंग के बाद इंडोनेशिया वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। हिंदुस्तान की ही तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और ज़मीन को नियंत्रित करने तथा लोगों को उसके बाहर रखने की वन विभाग की जिद के ठीक टकराव पैदा हुआ। आगे देखते हैं। वानिकी में कुछ बदलाव किए गए। क्या बदलाव किए गए? तो 80 के दशक में एशिया और अफ्रीका की सरकारों को ये समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को जंगलों से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते हैं। परिणाम स्वरूप वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों को संरक्षण ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया है। सरकार ने यह भी माना कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन्य प्रदेशों में रहने वालों की मदद लेनी चाहिए। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं बड़े जो हैं जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए हैं कि ग्रामीणों ने सरनाथ, देवराकुंड, कान राई आदि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की है। कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी
अपने आप कर रहे थे। इसमें हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता है। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तकनीकों के बारे में सोचने लगे थे। आगे देखते हैं। तो ये यहीं तक था, यहाँ पर क्रियाकलाप है, बाकी क्वेश्चन आंसर है। तो ये आज यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगला हम जो है अगले वीडियो में करेंगे एक नया चैप्टर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।